नमस्कार, खुद इंडिया टिप्स में स्वागत है आपका। मैं अंशुमान आनंद और हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के द्वारिका में यशोभूमि में, जहाँ पे इंडिया बायो एनर्जी समिट चल रहा है। एक ह्यूज कार्यक्रम है और एक बड़ा कार्यक्रम है। इस देश का भविष्य की नींव टिकी हुई है। लेकिन इस कार्यक्रम की नींव कहाँ टिकी हुई है, वो हमारे साथ खड़े हैं। वैभव डांगे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खुद इंडिया में। नमस्कार। तो हम दर्शकों को परिचय करा दें। वैभव डांगे जी जो हैं वो इस पूरे कार्यक्रम के मास्टरमाइंड है। वो सूत्र हैं जिस पर ये पूरा कार्यक्रम टिका हुआ है और भारत के भविष्य का एक बड़ा इतिहास का अध्याय लिखा जा रहा है। वैभव जी, इस पूरे कार्यक्रम की प्रेरणा, इस पूरे कार्यक्रम की एनर्जी, उस पूरे कार्यक्रम का जो शुरुआत का जो इंस्पिरेशन था, वो कैसे मिला आपको? आप देखिए, अभी आपने देखा होगा ये जो इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो चल रहा है, हमारे देश में हम सब लोग जानते हैं कि हम हमारी ऊर्जा के लिए पूरे विश्व पर निर्भर है। हम लगभग 80% ऊर्जा हमारी विश्व से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें खास करके क्रूड ऑयल आता है। और इसलिए पिछले कई सालों से, लगभग 2002 से इस पर बहुत गहन चर्चा इस देश में हो रही है कि हमारे देश में बायोफ्यूल्स को हमने प्रमोट करना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारे देश में फ्यूल हमारे देश का बढ़ेगा, हमारे देश की एनर्जी बढ़ेगी और हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा। मुझे याद है सबसे पहले 2002 में जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तब इस पर पहला काम किया गया और उस समय बायोडीजल और इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पर डिस्कशन हुआ, कुछ पेपर्स बने। मुझे स्वयं याद है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जब देश के महामहिम राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने अपने हैदराबाद के राष्ट्रपति निलयम में एक कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मुझे पहली बार इस पर एक पेपर प्रेजेंट करने का मौका मिला था। तो तब से हमारे देश में 20 साल से हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली पिछले 10-11 साल में, जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी जी और गडकरी जी, इन्होंने बहुत तेज़ी से बायोफ्यूल और बायो एनर्जी को बहुत स्ट्रांगली पुश किया है। और उसका इम्पैक्ट ये है कि हमारे देश में हमने बहुत सक्सेसफुली पिछले 10 साल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव किया। और ये इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव हमने 5 साल पहले अचीव किया। हमें टारगेट था 2030 तक अचीव करने का, हम 2025 तक अचीव कर रहे हैं। आज ही भारत सरकार ने 2G इथेनॉल को ग्लोबली एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी है और उसके लिए इंसेंटिव डिक्लेयर किए, बल्कि आज ही अनाउंस हुए हैं। तो मुझे लगता है ये, जहां हम बायोफ्यूल की और बायो एनर्जी की बात कर रहे थे, जहां हम दुनिया भर से हमारे देश में फ्यूल इंपोर्ट करते थे, वहां आज हम हमारे देश की फ्यूल को एक्सपोर्ट करने की अनुमति देने लगे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल पैराडिम शिफ्ट हुआ है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं फ्यूल और आज हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं। और खास करके 2G इथेनॉल की एक्सपोर्ट की बात हमारे देश में शुरू हुई। और ये सारा बन कहाँ से रहा है? तो ये सारा बन रहा है आपके एग्री रेसिड्यू से, एग्री वेस्ट से। तो जिसका सीधा परिणाम हमारे देश की इकोनॉमी, ये कृषि आधारित है, हम सब लोग कहते हैं। और हम सब कहते हैं कि हमारे देश की किसान की आय दुगनी होनी चाहिए। वो कहाँ से होगी? जब तक हम वैल्यू क्रिएशन एग्री प्रोड्यूस में नहीं करेंगे, हम जब तक किसान के खेत की हर चीज़ में वैल्यू नहीं पैदा करेंगे, तब तक हम कैसे उसको किसान को उसका दुगना दाम। देखिए महोदय, आपने 2 बातें कही। PM मोदी ने 2 बातें कही थी, वेस्ट टू वेल्थ और किसानों की आय दोगुनी करनी। मतलब मुझे लगता है कि आपका जो ये आपने जो इवेंट खड़ा किया, उससे ये दोनों पर्पस पूरे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल, ये दोनों जो विजन है, किसान की आय को दुगना करना और वेस्ट टू वेल्थ का, इन दोनों का रास्ता बायोफ्यूल होके ही जाता है। बायोफ्यूल ही रास्ता है उसको आगे बढ़ने का। और आज यहाँ आपने देखा होगा, इथेनॉल हो, कंप्रेस बायोगैस, CBG जिसको कहते हैं, CBG बनता है हमारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से। CBG बनता है हमारा जो शुगर फैक्ट्रीज का वेस्ट होता है प्रेसमेड, उससे। CBG बनता है हमारा एग्री वेस्ट से। आज दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या होती है, पराली जलाने की बहुत बड़ी बात होती है। ये पराली से हमारा CBG बन सकता है। अगर पराली से CBG बनेगा और पराली बेचने में किसान को लाभ होने लगेगा, तो किसान क्यों उसे जलाएगा? वो उसे बेचेगा, उससे वैल्यू उसको आएगी। तो मुझे लगता है ये वेस्ट टू वेल्थ और एनर्जी सिक्योरिटी, आत्मनिर्भरता, दोनों जुड़े हुए हैं बायो एनर्जी से। सर, हम लोग जैसे ही बायो एनर्जी की बात करते हैं, एक टर्म सामने आता है FVV, फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल्स। और हमारे पीछे एक फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल खड़ा हुआ है, जिसको आपने शायद विदेश से मंगाया, क्योंकि लेफ्ट हैंड ड्राइव है ये। कृपया हमें इसके बारे में कुछ बताएं प्लीज। आइए। देखिए, पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा कि इस देश में एक बहुत बड़ी खास करके सोशल मीडिया पे एक बहुत ही मैनिपुलेटेड डिस्कशन चल रहा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण हमारे देश में गाड़ियों का नुकसान हो रहा है, या इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण कंज्यूमर्स को नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगा इससे ज़्यादा
जिसको कहते हैं ना फैक्ट से परे कोई चीज़ हो नहीं सकती। आपने देखा होगा कि हमने हमारे देश में ये गाड़ी जो हम यहाँ टोयोटा की देख रही है, टोयोटा दुनिया भर में फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल बनाता है। अब फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल क्या है? फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल है कि हम व्हीकल को 100% इथेनॉल पे भी चला सकते हैं और व्हीकल को हम ब्लेंडेड पेट्रोल पे भी चला सकते हैं। तो कंज्यूमर के पास ये राइट रहेगा कि वो इथेनॉल 100% यूज करे या 100% पेट्रोल यूज करे। और ब्राजील ने ये करके दिखाया है, पिछले 40 साल से ब्राजील कर रहा है। ब्राजील में 27% ब्लेंडेड इथेनॉल यूज होता है और ब्राजील के फ्यूल स्टेशन पर इथेनॉल का भी एक डिस्पेंसिंग यूनिट होता है और पेट्रोल का भी होता है। अगर इथेनॉल का रेट कम है तो मैं इथेनॉल खरीदता हूँ, अगर पेट्रोल का रेट कम है तो मैं पेट्रोल खरीदता हूँ। लेकिन ये अधिकार कंज्यूमर का है और आज उसी दिशा में हमें जाने की आवश्यकता है। और इसीलिए हमने टोयोटा से विशेष रूप से रिक्वेस्ट की थी कि आप फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल को डिस्प्ले करिए ताकि हमारे देश के पॉलिसी मेकर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर, मीडिया इसको देखे। ये जो फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल है आप देखेंगे ये वर्ल्ड क्लास कार है। आप मेरा सुझाव है आप बिल्कुल इससे अंदर से भी इस गाड़ी को देखिए, ये वर्ल्ड क्लास कार है। मुझे सौभाग्य मिला जब मैं ब्राज़ील में गया था तो मैंने ये गाड़ी चला के देखी और इतनी स्मूथ ये गाड़ी चलती है जैसे नॉर्मल कोई भी गाड़ी चलती है वैसे ये गाड़ी चल रही है। और फ्लेक्सी फ्यूल का जो सबसे बड़ा एडवांस है, अभी जो इथेनॉल के डिबेट पे सब लोग बार बार एक बात कह रहे थे कि कंज्यूमर के पास अधिकार होना चाहिए और अगर इथेनॉल की दाम कम है और उसके अगर पैसे बच सकते हैं तो कंज्यूमर को उसका लाभ मिलना चाहिए। मुझे लगता है इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। सर, आपने कहा कि ये जो गाड़ी है जो हमारे सामने खड़ी है वो उस भ्रम का निवारण करेगी कि एथेनॉल से इंजन पे असर पड़ता है। इस भ्रम का निवारण तो हो गया कि हमें ये बताइए कि रेट का कितना फर्क पड़ेगा एथेनॉल और पेट्रोल का अगर गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है तो? देखिए, आज इथेनॉल हमारे देश में 70-71 रुपए लीटर बिक रहा है और आने वाले दिनों में इथेनॉल के अलावा पेट्रोल आज हमारे यहाँ लगभग 100 रुपए लीटर बिकता है। तो अगर प्योर इथेनॉल पे हम गाड़ी चलाएंगे तो 72 रुपए 70 रुपए लीटर गाड़ी हम चलाएंगे और इथेनॉल पे गाड़ी चलाएंगे तो पेट्रोल पे चलाएंगे तो 100 रुपए लीटर पड़ेगा। तो सीधा सीधा 30 रुपए का अंतर तो पर लीटर वहीं आ रहा है। प्लस ये गाड़ी प्लग इन हाइब्रिड है तो आप इसमें जरूरत पड़ने पर कभी इसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक भी है पार्शियली, तो कभी उसको चार्ज भी कर सकते हैं और गाड़ी जब चलती है उसके मैकेनिकल एनर्जी से भी गाड़ी का बैटरी चार्ज होता है। तो ये प्लग इन हाइब्रिड है। तो मुझे लगता है दुनिया आने वाले दिनों में बहुत डिफरेंट दिशा में जा रही है और इसलिए हमें उस दिशा में जाना होगा। हमारी मोबिलिटी को हमें मोर सस्टेनेबल करना पड़ेगा, पोल्यूशन फ्री करना पड़ेगा, तभी हम आने वाले दिनों में इस दिशा में आगे बढ़कर हमारा देश, हमारे शहर पोल्यूशन से बच सकेंगे। 17% से ज़्यादा पोल्यूशन हमारे दिल्ली में व्हीकुलर पोल्यूशन है। उसको कम करने का एकमात्र तरीका है कि हम इस प्रकार के हाइब्रिड गाड़ियाँ लाए, सस्टेनेबल गाड़ियाँ लाए, प्लग इन हाइब्रिड लाए, इथेनॉल बेस्ड फ्लेक्सी फ्यूल लाए। इसके साथ साथ इस पे राइट कंज्यूमर को मिलेगा कि मैं तय करूंगा मुझे पेट्रोल यूज करना है कि इथेनॉल करना है, क्योंकि मैं तय करूंगा आज अगर मुझे पेट्रोल सस्ता मिल रहा है मैं पेट्रोल यूज करूंगा, इथेनॉल सस्ता मिल रहा है मैं इथेनॉल सस्ता हो। बिल्कुल महोदय, लेकिन मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि ये गाड़ियाँ प्रीमियम सेगमेंट की है और पीएम मोदी का पूरा ध्यान हमारे मिडिल क्लास को भी राहत देने पर है, लोअर क्लास मिडिल क्लास, तो उनके लिए क्या चीज़ें हैं ये हम लोग आगे देखते हैं। जी, मैं दो बातें आपको बताना चाहूँगा और फिर मैं आपको टू व्हीलर्स भी दिखाना चाहूँगा जो इथेनॉल से बनती है, 100% इथेनॉल पे चलती है। अब देखिए, आज हमारे देश में हाइब्रिड कार्स जब आने शुरू हुई, आज छोटे मॉडल की ब्रेजा और इस प्रकार की कई कंपनियों की डिफरेंट मॉडल्स आई हुई है जो हाइब्रिड कार्स है। तो ये मार्केट जब ग्रो होता है तो ये सब चीज़ें आती है। लेकिन सरकार को, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स को सरकार ने आगे बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने अलग अलग प्रकार के इंसेंटिव्स दिए हैं, उसी प्रकार के इंसेंटिव्स हमें हाइब्रिड व्हीकल्स पे भी देने पड़ेंगे, चाहे वो रजिस्ट्रेशन के, क्योंकि ये हमारे निश्चित रूप से हमारे देश में उससे पोल्यूशन कम होगा, हमारे कंज्यूमर्स को राइट मिलेगा। जैसे अभी आप ये टीवीएस की गाड़ी देख रहे हैं, ये टीवीएस की 100% इथेनॉल पे चलने वाली गाड़ी है। वो जो गाड़ी है वो 100% इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ी है। अब ये सारे हमारे देश के सस्टेनेबल मोबिलिटी के लिए बहुत मायने रखता है इन सब गाड़ियों का। और अगर इथेनॉल पे गाड़ी चलेगी तो हमारा जहाँ बहुत बड़ा शुगर केन बेल्ट है, चाहे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहाँ शुगर फैक्ट्रीज है, वहाँ बनने वाला इथेनॉल, कल अगर वो शुगर फैक्ट्रीज ही अपना इथेनॉल डिस्पेंस करने लगेगी तो इस एरिया के किसान टू व्हीलर इथेनॉल की यूज़ करेंगे, उससे उनका पैसा बचेगा, उससे पोल्यूशन बचेगा, उससे एमिशन हमारा कंट्रोल रहेगा। तो ये इतनी सारी इसकी इम्पैक्ट है। और ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा कंपनियां और मॉडल लेके आएगी, तो आम आदमी के लिए भी देखिए अल्टीमेटली मार्केट ड्राइव करता है।
अगर मार्केट क्रिएट होगा हम्म। तो कंपनीज प्रोडक्ट लेके आएगी, पर कंपनीज प्रोडक्ट लाके कभी मार्केट ड्राइव नहीं होता है। तो ये थोड़ा चिकन एक सिचुएशन से हमें बाहर आना पड़ेगा, और उसके लिए सरकार को थोड़ा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार ने फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए, बट सरकार ने लॉज को बहुत रैशनलाइज करना पड़ेगा। जैसे इलेक्ट्रिक कार पोल्यूशन कम करती है, वैसे हाइब्रिड कार पोल्यूशन कम करती है। तो हाइब्रिड कार को रजिस्ट्रेशन में एमिशन के जो एमिशन उनके कारण जो कम होता है, जो कार्बन एमिशन कम होता है, उसके कारण जो फायदा होने वाला है वो कंज्यूमर को पास ऑन करना चाहिए। अगर हम हाइब्रिड कार पे रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट कम करें, अभी जीएसटी पे एक बहुत बड़ा सरकार ने इनिशिएटिव लिया है, इस प्रकार के पुश करने से हमारे देश में नॉन पोल्यूटिंग सस्टेनेबल मोबिलिटी आएगी। अच्छा, एक प्रश्न और है कि जैसे कि अभी तक हम लोग खदानों से प्राप्त एनर्जी पर भरोसा करते थे। अब सरकार का जो प्लान जो मैं देख रहा हूँ कि वो फील्ड से जो एनर्जी मिल सकती है, उसको फील्ड से जो कार्बन मिल सकता है उसको हम फ्यूल में कन्वर्ट करेंगे। तो इससे हमारी खाद्य सुरक्षा को कोई असर तो नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। देखिए, हमारे देश में कुछ साल पहले जब ग्रेन से इथेनॉल बनना शुरू किया, हमारे देश में कॉर्न है, मक्का है, उसका मार्केट प्राइस नहीं मिल रहा था, 1200-1300 रुपये मिलता था, आज वो 2600 रुपये में बिक रहा है। और हमारे देश में जितना प्रोडक्शन मक्का का हो रहा था वो अब ऑलमोस्ट 1.5 गुना बढ़ गया है पिछले 4 साल में। तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, और प्रोडक्शन बढ़ के अब किसान को भी ज़्यादा दाम मिल रहा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, अच्छा ग्रेन में भी जो चाहे चावल हो चाहे गेहूँ हो, वो वही ग्रेन यूज़ हो रहा है जो FCI के गोडाउन में ख़राब हो गया है, जिसको रॉटन राइस कहते हैं या रॉटन ग्रेन कहते हैं, उसी का उपयोग केवल इथेनॉल बनाने के लिए हो रहा है। तो कोई भी जो खाने वाली चीज़ है उसको यूज़ नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है ये थोड़े मिस परसेप्शन है, लोगों के मन के भ्रम है, थोड़े मिसकंसेप्शन है, और थोड़ा बहुत शायद जानबूझ के भी इस प्रकार के भ्रम फैलाने की कोशिश की होती है, जाती है। क्योंकि लॉजिकली अगर हम बायोफ्यूल्स को और फ्लेक्सी व्हीकल्स को अगर हम आर्ग्यू नहीं कर सकते हैं, तो लोग भ्रम फैलाने का ख्याल करता है। मुझे लगता है कोई एनर्जी सिक्योरिटी की हमारे पास ज़रूरत नहीं। आज MSP पे जितना गेहूं और चावल सरकार खरीदती है, उसका पूरा साल भर में यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, और किसानों का बनाया हुआ माल खरीदना सरकार के ऊपर प्रेशर बनते जा रहा है। उसके लिए सरकार सब्सिडी के ऊपर सब्सिडी दी जा रही है। हमारा जितना प्रोडक्शन ग्रेन्स का है, खास करके गेहूं और राइस का, उसका प्रोडक्शन पूरा सरकार ले नहीं पा रही है, और सरकार के ऊपर प्रेशर आता है। उससे अच्छा है अगर उसके मल्टीपल यूसेज बनते हैं तो किसान को अच्छा दाम मिलेगा। हम यही चाहते हैं कि किसान उगाए और उसको अच्छा दाम मिले और वो बिके। तो मुझे लगता है ये डायलेमा है, ये डायलेमा से लोगों को, ये मेंटल ब्लॉक है, उसमें से बाहर आना होगा। और किसान हमारा केवल अन्नदाता नहीं तो ऊर्जादाता बन सकता है, और इस दिशा में मुझे लगता है अब देश बहुत आगे बढ़ चुका है। और जो लोग अभी भी इस मानसिकता में या ऐसे छोटे छोटे भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको अब समझना होगा कि अब देश उससे बहुत आगे निकल चुका है। आज देश में 1700 करोड़ लीटर का इथेनॉल प्रोडक्शन होता है। हमारा लगभग 600 करोड़ इथेनॉल हमारा सरप्लस है, जिसका एक्सपोर्ट हो सकता है, जिसमें हमें एडिशनल रेवेन्यू मिल सकता है, जो हमारे देश में अगर हम फ्लेक्सी फ्यूल्स लाएंगे तो लोग यूज़ करके लोगों का खर्चा बच सकता है। तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज़ आर, मतलब आसमान पूरा खुला हुआ है, स्काई इज द लिमिट। तो मुझे लगता है उसी दिशा में जाने की आवश्यकता है। अच्छा महोदय, देखिए आप, मैं जानता हूँ समय बहुत कीमती है, एक एक सेकंड की कितना बड़ा इवेंट आप मैनेज कर रहे हैं। मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। देखिए, आपने ये क्लियर कर दिया कि इंजन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, आपने ये क्लियर कर दिया कि किसानों की आय दोगुनी हो रही है, आपने ये भी क्लियर कर दिया कि मतलब जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं वो गलत है। लेकिन आपने खुद अभी मुझे बताया कि आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा है, आपने इथेनॉल गाड़ियाँ चलाई हैं ब्राज़ील जाके। तो गाड़ी के पिकअप और गाड़ी का रेस, क्योंकि युवा पीढ़ी को बड़ा उस पर वो होता है कि उस पर कोई असर पता कि नहीं पड़ता है। देखिए, इस देश की जितनी टेस्टिंग एजेंसीज है, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, CIRT, जितनी ICAT, जितनी टेस्टिंग एजेंसीज है, जितने हमारे देश के बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है, सब लोगों ने इसको सभी तरह से जांचा परखा है। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण या 100% इथेनॉल के कारण ना इंजन पर कोई असर आता है, क्योंकि 2021 के बाद की जितनी इंजन बनी है, दे हैव बीन ट्यून्ड टू बी यूज्ड फॉर इथेनॉल। फ्लेक्सी फ्यूल इंजन जो होते हैं वो दे आर स्पेशली डिजाइन फॉर फ्लेक्सी फ्यूल्स। तो इसलिए ना उसके परफॉर्मेंस पे कोई असर आता है, ना पिकअप के पे कोई असर आता है, ना उसके माइलेज पे कोई असर आता है, ना इंजन का कोई नुकसान होता है। तो ये बिल्कुल अपने मन से भ्रम सब लोग निकाल दे। ये केवल वही लोग भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, वो फेमस इंग्लिश फ्रेज है कि इफ़ यू कैनॉट कन्विंस
कंफ्यूज पीपल। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ये देश को सस्टेनेबल मोबिलिटी, ये देश की लग्जरी नहीं है, चॉइस नहीं है, मजबूरी है। हमारे देश में जिस प्रकार से हमारा पोल्यूशन बढ़ रहा है, हमारा इंपोर्ट बिल आज 22 लाख करोड़ का हुआ है साहब। अगर हम 1 लाख करोड़ भी बचाते हैं, वही 1 लाख करोड़ हम हमारे देश के किसानों के लिए लगा सकते हैं, वही 1 लाख करोड़ हम शिक्षा में लगा सकते हैं, वही 1 लाख करोड़ हम हेल्थ में लगा सकते हैं, वही 1 लाख करोड़ हम कंज्यूमर को सब्सिडी में दे सकते हैं। तो देश का फायदा तो उसमें है। देश का फायदा इंपोर्ट करके पेट्रोल ज़्यादा यूज़ करने में थोड़ी है। और मुझे लगता है सर कि आपने जैसे कि बताया कि 17,000 करोड़ लीटर हम लोग बना रहे हैं, तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा ही होगा। सर आप इस गाड़ी के बारे में कुछ बता रहे थे। ये जैसे मैंने कहा था, देखिए अब हीरो ने भी फ्लेक्सी फ्यूल इंजन बनाया है। मुझे लगता है आप हीरो कंपनी से है, तो ये 97% इथेनॉल है। सो ये वो हाइड्रस टेक्निकल फ्रेज है, एक हाइड्रस अनहाइड्रस इथेनॉल। सो ये मतलब सामान्य भाषा में ये 100% इथेनॉल पे चलने वाली मोटरसाइकिल है। अब ये हमारे किसानों को मिलती है जो गन्ना उगा रहा है, जो मक्का उगा रहा है, जिसके पास में इथेनॉल भर रहा है घर के पास, वो अगर इथेनॉल प्रोड्यूसिंग कंपनी वहीं उसको डिस्पेंस करके अगर इथेनॉल देगी, तो हमारे गांव में, शहरों में इथेनॉल पे 2 व्हीलर चल सकता है। और इथेनॉल की आज की मार्केट प्राइस 72 रुपये है, पेट्रोल की 100 रुपये है। तो इमेजिन करिए, मतलब इसमें कोई मुझे रॉकेट साइंस नहीं है लोगों को समझाने के लिए, ये गणित है जो कि हर किसी को बिल्कुल मतलब एक कॉमन सेंस की बात है। तो इसलिए, और पोल्यूशन कम होगा, हमारे एमिशंस कम होंगे। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी है, हमारा किसान उगाएगा, हम फ्यूल बनाएंगे, यूज करेंगे, फिर यूज करेंगे, तो ये विदेशी मुद्रा बचेगी, हमारी विदेशी मुद्रा बचेगी, हमारे किसानों को ज्यादा लाभ होगा। ये पैसा सारा केवल इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के कारण 96,000 करोड़ हैव बीन पास ऑन टू द फार्मर्स। आप इमेजिन करिए, किसान की आमदनी दुगनी हम कभी नहीं कर पाएंगे जब तक किसान को उसका मूल्य नहीं मिलेगा। और जिसको कहते हैं किसी भी देश में, किसी भी चीज़ में हम वैल्यू क्रिएट करते हैं, तभी तो किसान का लाभ होगा। अब जो CBG की बात मैं आपको बता रहा था, कॉम्प्रेस बायोगैस जो बायो वेस्ट से या एग्री वेस्ट से बनता है, उसके बाद जो वेस्ट बचता है उसको कहते हैं फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्यूअर। अब ये जो FOM है, इज द बेस्ट मैन्यूअर वन कैन यूज फॉर एग्रीकल्चर। तो जो हमारे पास वेस्ट बच रहा है उसको भी मैन्यूअर करके हम यूज कर सकते हैं। ओके। और ये आप बताइए, इससे ज्यादा आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, और इससे ज्यादा प्रकृति के नजदीक और क्या हो सकता है। हम आज दुनिया भर में हम बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने की, सस्टेनेबल होने की। सस्टेनेबिलिटी क्या है? रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। रिड्यूस योर कंजम्पशन, रिसाइकल योर व्हाटएवर वेस्ट, एंड देन अगेन रिप्रोड्यूस, रीयूज इट फॉर फर्दर करना। अब इससे बड़ा साइकिल क्या हो सकता है? वसुंधरा के हित में इससे बड़ा साइकिल क्या हो सकता है? तो मुझे लगता है लोगों को और देश की जनता इस बात को अब समझने लगी है। कुछ लोग मिसकंसेप्शन हमेशा फैलाते रहेंगे, बट दे विल ऑलवेज विल रिमेन एज ए मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी। उसकी बहुत ज़्यादा हमें चिंता नहीं करना चाहिए। अब आप देख सकते हैं, इतनी लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में हो रही है, लाखों लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं। अभी आपने देखा यहाँ 200 से ज़्यादा एग्जीबिटर है, 3 दिन के कॉन्फ्रेंस में 150 से ज़्यादा स्पीकर इस पर डिलिब्रेट कर रहे हैं। अब ये मजाक नहीं है। कई राज्यों ने, स्टेट गवर्नमेंट्स के कई आपने स्टॉल देखे होंगे, स्टेट्स ने इस पर अपनी पॉलिसीज बनाई है। जबरदस्त इन्वेस्टमेंट इस पे स्टेट एक्सपेक्ट कर रहा है। इस देश में 2030 तक 5,000 कॉम्प्रेस बायोगैस यूनिट लगाने का सरकार का टारगेट है। वो कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर करेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर 5,000 यूनिट लगेगा तो रोजगार निर्माण होगा। रोजगार किसको मिलेगा? हमारे देश को, युवाओं को मिलेगा। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा, आपने जो फ्रेज यूज किया ना, आम के आम गुठलियों के दाम, कुछ नहीं हो सकता इस देश के लिए। तो मुझे लगता है इससे ज्यादा इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इससे ज्यादा बड़ा फॉर्मूला कोई नहीं हो सकता। वैभव जी ने जो बातें कही उसको देख के मुझे पृथ्वी सूक्त का एक श्लोक याद आ रहा है कि माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्या, यानी कि धरती हमारी माता, हम उसके पुत्र हैं। और वैभव जी ने जो काम शुरू किया है वो धरती माता की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे एनर्जी बचेगी, किसानों की आय बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात, हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वैभव डांगे जी की मुहिम बहुत ही सफल रहेगी, और उनको जो काम वो नींव के पत्थर की तरह कर रहे हैं उसको पूरी दुनिया पहचानेगी और सम्मान देगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभी के लिए।